आज ना हम एक ऐसी दुनिया में चलने वाले हैं जो अपने समय से कह सकते हैं सदियों आगे थी। एक ऐसी जगह जहां आज से हजारों साल पहले ऐसे शहर बसाए गए थे जिनकी प्लानिंग आज भी लोगों को हैरान कर देती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के शानदार शहरों की। अच्छा, एक सवाल है। क्या ऐसा हो सकता है कि 4,500 साल पुराना कोई शहर हमारे आज के कई मॉडर्न शहरों से भी बेहतर प्लान किया गया हो? मजाक नहीं है। ये सवाल हमें सीधे हड़प्पा सभ्यता की जबरदस्त इंजीनियरिंग और उनकी सोच के बिल्कुल बीचों बीच ले जाता है। तो चलिए तैयार हो जाइए। हम हड़प्पा सभ्यता के इस खोए हुए संसार की एक वर्चुअल टूर करने वाले हैं। देखेंगे कि आखिर कैसे इन प्राचीन लोगों ने ऐसे शहर बना दिए जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। सोचिए, एक तरफ दुनिया मिस्र के बड़े बड़े पिरामिड देखकर हैरान हो रही थी, ठीक उसी समय यहां भारतीय उपमहाद्वीप में एक और महान सभ्यता अपने शहरी चमत्कार गढ़ रही थी। ये थे सिंधु घाटी के शहर, और यकीन मानिए ये अपने दौर की किसी भी सभ्यता से जरा भी कम नहीं थे। तो इस सफर में हमारा पहला पड़ाव है सबसे मशहूर हड़प्पन शहर मोहनजोदड़ो। इसका नाम ही देखिए कितना रहस्यमयी है, मृतकों का टीला। ये नाम सुनते ही इस पुराने महानगर की कहानी में दिलचस्पी और भी बढ़ जाती है ना? तो चलिए अब जरा इन शहरों के दिल में उतर के देखते हैं। हड़प्पा के शहरों की सबसे खास बात थी उनकी बनावट, उनका स्ट्रक्चर जो उनके समाज की एक अलग ही कहानी बताता है। देखिए, हर शहर ना मोटे तौर पर दो हिस्सों में बटा था। एक था दुर्ग या सिटाडेल जो ऊंचाई पर बना था। ये छोटा एरिया था, शायद शासक वर्ग या अमीर लोगों के लिए। और दूसरा था नीचे फैला हुआ निचला शहर। ये बड़ा इलाका था जहां आम लोग रहते थे। मतलब ये बंटवारा उस समय की सामाजिक व्यवस्था की एक साफ तस्वीर पेश करता है। और जो बात सच में दिमाग घुमा देती है वो है उनका पहले प्लान फिर कंस्ट्रक्शन का तरीका। मतलब आज के जमाने की तरह उन्होंने पहले सड़कों और नालियों का एक पूरा ग्रिड पैटर्न बिछाया और फिर उसके आसपास घर बनाए। आप सोच सकते हैं उस जमाने में इतनी मॉडर्न सोच, ये अर्बन प्लानिंग का एक शानदार उदाहरण था। अब दुर्ग के अंदर चलते हैं और यहां हमें मिलती है सबसे मशहूर जगहों में से एक, द ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार। ये असल में एक आंगन के बीचों बीच बना एक बहुत बड़ा आयताकार तालाब जैसा था। और इसकी इंजीनियरिंग कमाल की है। इसे पक्की ईंटों से बनाया गया था, और इसे वाटर टाइट रखने के लिए, मतलब पानी लीक ना हो, इसके लिए नेचुरल टार का इस्तेमाल हुआ था। इसमें उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां थीं और गंदा पानी निकालने के लिए एक बड़ा सा नाला भी था। वाकई उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना। सवाल यह है कि इसका इस्तेमाल किस लिए होता था। तो देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये शायद किसी खास धार्मिक अनुष्ठान या पवित्र स्नान के लिए इस्तेमाल होता होगा। मतलब ये सिर्फ कोई स्विमिंग पूल नहीं था, बल्कि उनकी कल्चरल लाइफ का एक बहुत जरूरी सेंटर रहा होगा। अच्छा, तो ये तो हुई दुर्ग की बात। अब पब्लिक स्पेस से जरा प्राइवेट स्पेस में चलते हैं, मतलब निचले शहर में जहां आम लोग रहते थे। चलिए एक आम हड़प्पन घर के अंदर झांक कर देखते हैं। तो देखिए, घर ज्यादातर एक आंगन के चारों तरफ बने होते थे। यही आंगन उनकी दिन भर की एक्टिविटीज का सेंटर होता था। प्राइवेसी का भी कमाल का ध्यान रखा गया था। ग्राउंड फ्लोर की दीवारों पर कोई खिड़कियां नहीं होती थीं और मेन गेट ऐसा था कि वहां से घर के अंदर का सीधा नजारा नहीं दिखता था। और सबसे बड़ी बात, हर घर का अपना बाथरूम था, वो भी पक्की ईंटों के फर्श वाला। कुछ घरों में तो छत पर जाने के लिए सीढ़ियां भी मिली हैं। और पानी का इंतजाम कैसा था, सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अकेले मोहनजोदाड़ो शहर में करीब 700 कुएं मिले हैं। 700! ये नंबर ही बताता है कि वो लोग वाटर मैनेजमेंट में कितने माहिर थे। हर घर तक पानी की पहुंच सुनिश्चित करना ये उनकी प्रायोरिटी थी। तो ये तो हुई शहरों की प्लानिंग और घरों की बात। लेकिन अब जरा आर्किटेक्चर से आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोगों ने जो चीजें पीछे छोड़ी हैं, जैसे कि आर्टिफैक्ट्स और उनकी कब्रें, वो उनके समाज, उनके विश्वास और उनकी इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। जब हम उनकी कब्रों को देखते हैं तो एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। मिस्र में क्या होता था, राजाओं के साथ बड़े बड़े खजाने दफनाए जाते थे, लेकिन हड़प्पा के लोग वो मृतकों के साथ बस मिट्टी के कुछ बर्तन और थोड़े बहुत गहने ही रखते थे। इससे ऐसा लगता है कि शायद वो मरने के बाद कीमती चीजों को साथ ले जाने वाली बात में यकीन नहीं करते थे। अच्छा, अब एक और सवाल। हमें ये कैसे पता चलता है कि शहर के किस हिस्से में कारीगर काम करते थे? मतलब उनके क्राफ्ट सेंटर्स कहाँ थे?
इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट के पास कुछ बड़े मजेदार जासूसी वाले तरीके हैं। वो बिल्कुल जासूसों की तरह सुराग ढूंढते हैं। क्या क्या मिलता है? जैसे पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, शंख, तांबे जैसा कच्चा माल, काम करने वाले औजार, कुछ अधूरी बनी हुई चीजें और सबसे जरूरी क्राफ्टिंग के बाद बचा हुआ कूड़ा कचरा। इन सब सुरागों को जोड़कर शहर की इकोनॉमिक लाइफ की एक पूरी तस्वीर सामने आ जाती है। तो हमारा ये टूर अब खत्म होने वाला है, लेकिन जाते जाते कुछ ऐसे बड़े सवाल पीछे छूट जाते हैं जो आज भी रिसर्चर्स को परेशान करते हैं, उन्हें हैरान करते हैं। देखिए, हड़प्पा के लोगों के पास लिखने का अपना एक सिस्टम था। उनकी स्क्रिप्ट यानी लिपि में करीब 375 से 400 तक यूनिक सिंबल या चिन्ह हैं। ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट लगती है जो हमें मोहरों पर, मिट्टी के बर्तनों पर और तांबे की पट्टियों पर मिलती है। और यहीं पर छिपा है सबसे बड़ा रहस्य। आज तक हम इसका एक भी शब्द नहीं पढ़ पाए हैं, एक भी नहीं। उनकी भाषा, उनकी कहानियां, उनका इतिहास, सब कुछ इन अनसुलझे चिन्हों में हमेशा के लिए कैद है। लेकिन फिर भी हमें इतना तो पता है कि उनका समाज बहुत ऑर्गेनाइज्ड था। उनके पास वजन तौलने के लिए बाटों का एक स्टैंडर्ड सिस्टम था। ये बाट चर्ट नाम के एक खास पत्थर से बनते थे, ज्यादातर क्यूब के आकार के, और उन पर कोई मार्किंग नहीं होती थी। इनका इस्तेमाल गहने और मन के जैसी कीमती चीजें तौलने के लिए होता था। और एक दिलचस्प बात, कुछ सोर्सेस के हिसाब से सबसे छोटा बाट 16 किलोग्राम का था। ये थोड़ा अजीब लगता है ना? और यही बात हमें अपने आखिरी सवाल पर ले आती है। इन न पढ़ी जा सकने वाली लिपियों के पीछे इस महान सभ्यता के और कौन-कौन से राज दफन हैं? जब तक हम इन चिन्हों को डिकोड नहीं कर लेते, सिंधु घाटी की दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के